सासंगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सासंगत आशा है प्रवान करेंगे। सासंगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सासंगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी बहुत समय पहले की बात है। रानीगंज नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। सासंगत उस गांव में एक लकड़हारा रहता था। सासंगत जिसका नाम सासंगत जी राजू था। राजू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। सासंगत वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। सासंगत उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे लेकिन वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। सासंगत जी राजू के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। सासंगत जी सेठ सोहन चंद्र के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था। सासंगत और लकड़ी काटने के बदले में सेठ सासंगत जी सोहन चंद्र राजू को पैसा देता था। सासंगत जिससे राजू और उसके परिवार का जीवन व्याप्त होता था। सासंगत जी गीता में माँ सासंगत जी गीता मैं काम पर जा रही हूँ, आज बहुत देर हो गया तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी स्कूल तो मैं छोड़ आऊँगी, लेकिन सासंगत मीनू और पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल के टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। सासंगत जी हाँ तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी कहाँ सासंगत जी, आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ सोहन चंद्र जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। सासंगत दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा। सासंगत ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर राजू काम पर चला जाता है। सासंगत अरे भाई आज तो पगार का दिन है, देखो अब ये सेठ सोहन चंद्र कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। सासंगत जी हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाया सासंगत पगार कम कर देता है। सासंगत जी और अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी। सासंगत ये कहकर कि जो मैंने सोहन चंद्र जी से उधार लिए थे उनका ब्याज बढ़ाकर ले लिया। सासंगत इसीलिए मैं तुम्हारी पगार में से हजरब काट रहा हूँ। सासंगत हाँ हरिया भाई तुम एकदम ठीक कह रहे हो, यह सेठ सासंगत जी न एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता है। हाँ भाई मेरी भी अगली बार सेठ ने पगार काट लिए थे। सासंगत मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी और इस सेठ ने इस बात का फ़ायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। सासंगत जी भगवान बस सेठ जी से इस बार मेरी पूरी पगार दे दो, बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारा अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद वो सेठ जी सासंगत जी के पास जाते हैं। सेठ जी महीना पूरा हो गया, हमें अपनी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं, अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। सासंगत घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएगा। सासंगत अभी मेरे पास पैसे नहीं है।
सभी लड़के निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी क्या हुआ, इस बार कितना पगार मिला? सासंगत गीता, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला सासंगत जी। आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनके स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? गीता, सेठ जी, सासंगत जी समय पर कभी पैसे नहीं देते। अब तो बस हम इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ आपको पगार देता है। अरे हरिया भैया, ये ले अपनी इस महीने का पगार। सेठ जी, यह तो बस 2000 रुपये है। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1 घंटे आराम भी तो किया। इस पैसे उसी आराम के कांटे हैं सासंगत। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम करने की महीने में 3000 रुपये मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटा काम किया और 1 घंटे आराम। सासंगत, देख हरिया, मुझे ज़्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 2000 रख अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारा हरिया के पास उन पैसों को लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था सासंगत। हरिया चुपचाप वो पैसे रख लेता है। और राजू, ये लो तुम्हारे 2500 रुपये। पर सेठ जी, 2500 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफ़ी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी। जब सासंगत जी तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी ना। अब 2500 में मैं घर कैसे चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए, 3000 ही मिलेंगे। सासंगत, तुझे यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास उन पैसों को लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था सासंगत। अरे भाई, ये सेठ 1 नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियाँ के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे ज़रूर हाई लगेगी। नहीं हरिया, ऐसे नहीं कहते, वो हमारे अन्नदाता हैं। आखिर उन्हीं के वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता, काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करने के क्या मिलते हैं? बस 2000 रुपये। इनमें खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, और हम कर भी क्या सकते हैं? हरिया, हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम सासंगत जी, और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हमारा तो बस ये सेठ सोहन चंद्र ही सहारा है सासंगत। ना कुछ देर बातें करने के बाद सारे अपने घर की ओर निकल पड़े। जी आ गए आप, कितनी पगार मिला है सासंगत जी? सासंगत, गीता, इस बार सेठ जी ने 2500 रुपये ही दिए हैं। बस 2000 रुपये में इसे कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1500 रुपये लग जाएंगे। मैं क्या करूं? अब मैं क्या कहूं? गीता, सासंगत जी, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अजी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे।
गीता और साथ संगत जी, मैंने सेठ जी से पैसे के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया। कहा यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूँ। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूँगा, इससे कुछ ज़्यादा आमदनी हो जाएगी सासंग। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊँगा। इतना कहकर राजू काम पर निकल जाता है और जैसा कि राजू ने कहा था, वो सोहन चंद्र के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है सासंगत जी। राजू पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह राजू को केवल निराश ही हाथ लगती है सासंगत। अंत में थक हार कर रामू वापस जाने लगता है। तभी वो देखता है कि अचानक बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़ रहा है सासंगत। यह देखकर रामू बहुत डर जाता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है और सासंगत वो गुफा में जाकर छिप जाता है। जब भैंसे का झुंड वहाँ से निकल जाता है तब सासंगत राजू की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया, वरना मैं आज तो इन भैंसों के पैरों से कुचला ही जाता सासंगत। मैं कहाँ आ गया। राजू यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र गुफा में रखी एक टोकरी पर जाती है। राजू उस टोकरी के पास जाता है। ये कैसी गुफा है सासंगत, ये कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है। इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएंगे सासंगत। राजू जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज़ आती है, रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। ये आवाज़ सुनकर राजू एकदम पीछे हटता है। गुफा में एक जिन प्रकट होता है सासंगत और वो राजू से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ़ कर देना, आप जो भी हो। कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे आ गया था और उसने बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और मेरी नज़र उस टोकरी पर गई सासंगत। माफ़ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है, ये टोकरी किसी की नहीं होगी, इसीलिए मैंने इसे छुपा दिया सासंगत जी। राजू, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नज़र एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आँखों से देख सकता हूँ। पर आज है कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिख पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए, कौन है आप? मैं एक जिन हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है सासंगत। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसीलिए तुम इस गुफा में घुस गए सासंगत जी और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ तो ये टोकरी तुम्हारी हुई नहीं। मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत राजू, तुम ये टोकरी ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि ये जादुई टोकरी है सासंगत, जादुई टोकरी। क्या ये वही टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाया करती थी सासंगत जी? किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वो सबकी इच्छाएं पूरी करती थी। हाँ राजू, ये वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक को सासंगत, तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वो चीज़ तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी सासंगत जी।
इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज़ इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो उसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। साथ संगत जी, मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो। साथ संगत, राजू टोकरी को लेकर घर आ जाता है। गीता, ये देखो, ये मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस ये एक टोकरी। सबसे पहले ये बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? अरे गीता, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है। राजू गीता को ये सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुआ था। संगीत जी, अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज़ डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। हाँ गीता, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज़ डालनी होगी। राजू थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसे गीता को दे रखने को दी थी। संगत जी, गीता, ये लो, जब मैं आज लकड़ी काट रहा था तो मुझे ये चंदन की लकड़ी मिली थी। इसे अपने पास संभाल कर रख लो, कभी ज़रूरत पड़ी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। गीता, तुम्हें याद है एक बार मैं जंगलों में लकड़ी काटने गया था तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी सासू, और वो मैंने तुम्हें लाकर दी थी। हाँ, दी तो थी। तो उस लकड़ी को ले आओ, हम उस चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। सत्संग। गीता चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। साथ संगत, वो जैसे ही चंदन की लकड़ी उस टोकरी में डालते हैं उसमें कई सारे लकड़ियाँ आ जाती है साथ संगत जी। अरे वो, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए कितनी सारी चंदन की लकड़ियाँ हो गई। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ गीता, मैं कल सुबह जाकर बाजार इसको बेच आऊँगा और जो पैसे मिलेंगे उससे अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसे को संभाल कर रखेंगे। अगले दिन रामू संगत जी सोहन चंद्र के यहाँ काम पर आकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर राजू चंदन की लकड़ी को बहुत ही कम दामों में बेचता, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारी ने भी राजू से चंदन की लकड़ियाँ खरीदी। लकड़ियों को बेचकर राजू को काफ़ी अच्छे पैसे मिले। पैसे को लेकर चंदन घर आ जाता है। ये देखो गीता, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल बच्चों के स्कूल की फीस भर देना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो अब ये जादुई टोकरी है, तो अब आपको उस सेठ के यहाँ काम करने की क्या ज़रूरत है? हाँ गीता, मैं सेठ जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहाँ पर जो काम कर रहे बाकी के लकड़हारे हैं उन्हें यह खुशी की खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ जी से मेरे साथ साथ वो लकड़हारे भी बहुत परेशान थे। इसीलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सभी का भला करूँ। वो सभी बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं, वो सभी बहुत मेहनत काम करते हैं साथ संगत, मगर सेठ ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसीलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उनको अपने इस काम में शामिल कर लूँ। जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे। इस तरह राजू सभी संगत जी लकड़हारों के पास जाता है और मैंने अपने जादुई टोकरी के बारे में बताता है।
देखो भाई लोग, अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं तुम्हें उस सेठ से ज़्यादा पैसे दूंगा और हम एक साथ बराबर ही मेहनत किया करेंगे और मुनाफा भी बराबर में बांट लिया करेंगे। साध संगत जी, सभी राजू की इस बात से बहुत खुश होते हैं और अगले दिन से ही वो राजू के साथ काम करने में जुड़ जाते हैं। सभी लकड़हारे मिलकर चंदन की लकड़ियों को बाजार में बेचने का काम करते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं और सेठ देखता है कि कोई भी लकड़हारा उसके यहाँ पर काम पर नहीं आ रहा है साध संगत जी। तो वह अपने नौकर से पूछता है, अरे बिरजू, ये सारे लकड़हारे कहाँ मर गए? 2 दिन से आए नहीं, मेरा सारा काम पड़ा है। क्या इन्हें काम नहीं करना? क्या कहीं ये काम छोड़कर तो नहीं चले गए? सेठ जी, मुझे बारे में कुछ पता नहीं। अरे अगर पता नहीं तो जाकर गांव में पता कर, आखिर ये लकड़हारे काम पर क्यों नहीं आ रहे? इस तरह सेठ के कहे अनुसार बिरजू लकड़हारे पर नज़र रखने लगा। क्या उन लोगों ने अपना काम छोड़ दिया? लेकिन उन गरीब लकड़हारों औरों के पास इतने कहाँ से आए साध संगत? वह अपना काम खोले, मुझे ये पता करना ही पड़ेगा साध संगत। बिरजू, तू एक काम कर, तू उन लकड़हारों पर नज़र रख। वो जो भी करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, सबका हिसाब चाहिए मुझे। तभी एक रात बिरजू ने देखा कि रामू एक टोकरी में चंदन की एक लकड़ी रखता है और बदले में बहुत सारी लकड़ी आ जाती है। ये देखकर बिरजू हैरान हो जाता है और वो ये बात जाकर सेठ को बताता है। अच्छा, तो ये बात है, लगता है बिरजू के हाथ कोई जादुई टोकरी लग गई है। तो साध संगत उसको बहुत सारी चंदन की लकड़ी दे रही है। अब हमें उस टोकरी को हासिल करना होगा, लेकिन इससे पहले एक बार मैं राजू के घर जाना चाहता हूँ साध संगत। सुबह ही मैं राजू से मिलने आऊँगा। ऐसा सोचकर अगले दिन सुबह सेठ साध संगत रामू के घर जाता है। रामू, क्या हुआ? तुम काफ़ी दिनों से काम पर नहीं आ रहे हैं। वो सेठ जी, मैंने अपना काम खोल लिया है तो अब मैं वही करता हूँ। अच्छा, ये तो बता, तूने अपना काम खोला कैसे और तेरे पास पैसे कहाँ से आए? वो सेठ जी, हमने कुछ पैसे बचा रखे थे, उसी से हमने अपना नया काम खोला है। यह रामू बहुत चालाक है, ये मुझे ऐसे उस जादुई टोकरी के बारे में नहीं बताएगा। लगता है जादुई टोकरी चुरानी ही पड़ेगी। इस तरह अगली रात सेठ रामू के घर में चुपके से पहुंच जाता है और जादुई टोकरी को चुराकर अपने घर लाता है साध संगत। और साध संगत, बिरजू, तूने सही से देखा था ना कि इस टोकरी में जो भी चीज़ डालो वो बहुत सारी हो जाती है? तो सेठ जी, बिल्कुल यही देखा था। अच्छा, तो यही रुक, मैं कुछ लाता हूँ। जैसे ही सेठ टोकरी में सोने का सिक्का डालता है, उसके ऊपर बहुत सारे पत्थरों की बारिश होने लगती है। पत्थरों की वजह से बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और मैं वहीं बेहोश हो जाता हूँ साध संगत। ये देखकर बिरजू भी वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो साध संगत रामू अपनी जुदाई टोकरी को ढूंढता, मगर उसे वो टोकरी नहीं मिलती। साध संगत, गीता, जादुई टोकरी कहाँ गई? हमने यहीं घर पर रखी थी। पता नहीं जी, यहीं पर टोकरी रखी थी, पर अचानक से कहाँ चली गई? वो लगता है किसी ने हमारी टोकरी को चुरा लिया। अभी तो हमने ठीक से व्यापार शुरू भी नहीं किया था और वो टोकरी चोरी हो गई। हम सिर्फ साध संगत जी गरीब हो गए। वे लोग इतनी बातें कर ही रहे थे कि तभी वो जादुई जिन उसके घर में प्रकट हो जाता है और उसके पास उसके हाथ में
वही जादुई टोकरी। रामू, ये लो तुम्हारी जादुई टोकरी। ये सेठ ने तुम्हारे घर से चोरी कर ली थी और इसको चोरी करने का दंड उसे मिल चुका है। उसे अपने जीवन का सबसे अच्छा सबक मिल गया होगा साथ संगत। अब वह इस टोकरी को दोबारा चुराने की हिम्मत नहीं करेगा। अब तुम इस टोकरी का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो और अपने जीवन को सुधार सकते हो साथ संगत। इतना कहकर वो जीन वहाँ से चला जाता है। रामू ने उस टोकरी की मदद से दिन दोगुनी रात चौगुनी कर तरक्की की और साथ ही साथ अपने साथ संगत जी लड़के दोस्तों को भी काफ़ी मदद की। उन सभी लकड़हारों की जिंदगी काफ़ी सुधर गई साथ संगत। अब वह सभी एक व्यापारी बन चुके थे और बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे साथ संगत। साथ संगत जी, प्यार से कहना चाहिए था निरंकार जी।